एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जीएसटी का ऑप्शनल कंपल्सरी पेपर है। सॉरी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें एक टर्म आपके जो है वो है उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। जीएसटी में किस तरह से जीएसटी की लेवी और कलेक्शन के नियम जो बनाए गए हैं वो इसकी प्रावधान है धाराओं के अंतर्गत। तो उसके बारे में मैं कुछ आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या चीज़ आपको समझनी है। उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो इसमें कर के उद्ग्रहण और संग्रहण को जीएसटी अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 7 से 11 में समझाया गया है। जो जीएसटी एक्ट है उसकी धारा की मैं बात कर रहा हूँ कि धारा अध्याय की धारा 7 से 11 में समझाया गया है। और कंपोजिशन योजना भी इसका एक भाग है, इसलिए इसे सम्मिश्रण उद्ग्रहण कंपोजिशन लेवी के नाम से जाना जाता है। तो उद्ग्रहण के प्रावधान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन प्रावधानों में धारा 9(1) करारोपण की धारा चार्जिंग सेक्शन है, कर लगाने की धारा है, जो बताती है कि माल अथवा सेवा, गुड्स और सर्विसेज या दोनों की पूर्ति ही कर योग्य घटना है। माल, कोई भी जो चलायमान संपत्ति है उसको माल माना गया है, और सेवा सर्विसेज को। तो चाहे सेवा हो या माल हो या दोनों की ही पूर्ति जो है वो कर योग्य है, सप्लाई। अब उद्ग्रहण एवं संग्रहण के प्रावधान कुछ धारा के अंतर्गत बनाए गए हैं। अब इसमें पूर्ति का क्षेत्र है वो धारा 7 में दिया हुआ है। संयुक्त और मिश्रित पूर्ति पर कर का दायित्व धारा 8 में दिया गया है। उद्ग्रहण एवं संग्रहण धारा 9 में दिया गया है। ये जीएसटी एक्ट की धाराएं हैं। अगर आप विस्तृत से अध्ययन करना चाहते हो इनके बारे में तो आगे इन धाराओं का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिर कंपोजिशन लेवी धारा 10 में है, और कर से छूट देने की जो शक्ति है वो धारा 11 में है। विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं सेवाएं हैं जिनमें कर की छूट है उसका वर्णन धारा 11 में किया गया है। तो अब उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए आपको क्या खास बातें, क्या खास पॉइंट आपको ध्यान में देना है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो जो चार्जिंग सेक्शन है, करारोपण की जो धारा है, करारोपण की जो धारा चार्जिंग सेक्शन, उसके बारे में देखिए क्या है कि उपधारा 2 के अधीन रहते हुए मानवीय उपभोग के लिए मद्यपान की पूर्ति को छोड़कर, मद्यपान मतलब शराब, वाइन, मद्यपान की पूर्ति को छोड़कर माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट पूर्ति पर धारा 15 के अधीन निर्धारित मूल्य पर ऐसी दरों पर जो 20% से अधिक न हो, जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, केंद्रीय माल और सेवा कर नामक कर का ऐसी रीति से जो विहित की जाए उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा, और जो करयोग्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा। ये एक्ट में दिया गया है करारोपण की धारा चार्जिंग सेक्शन। क्या कहती है चार्जिंग सेक्शन? तो इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण, एक चीज़ में सुधार कर दिया गया है।
जैसे अधिनियम में अधिकतम दर 20% की दर दी गई है अधिकतम जीएसटी एक्ट में, परंतु सरकार ने परिषद की सिफारिश पर अधिकतम 28% की दर तय की है। 28%, मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी इज 28%। अब तो बहुत सी चीज़ों पे कम कर दी गई है जीएसटी की दरें। ठीक है, जैसे जैसे आगे परिषद की मीटिंग, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है तो उसमें संशोधन होते रहते हैं। अभी क्या है कि भारतवर्ष में जीएसटी नया नया करारोपण है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। तो जैसे जैसे इसमें इम्प्लीमेंट करने में और इसकी फीडबैक को देखते हुए कुछ संशोधनों की आवश्यकता और उपभोक्ताओं की जो डिमांड है उनको मद्देनजर रखते हुए जीएसटी काउंसिल बैठक करती रहती है और उस बैठक के हिसाब से कुछ चीज़ों को करमुक्त करना, जीएसटी के दायरे में कौन सी चीज़ों को और लिया जा सकता है, रेट कितनी इसकी तय की जा सकती है। जो ज़्यादा दरें थी उनको अभी बहुत सी दरों को कम कर दिया गया है। तो अभी इसमें जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो जीएसटी में सुधार की गुंजाइश जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दूसरा जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उद्ग्रहण और संग्रहण जो जीएसटी का है, इसके संबंध में ये बात है कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस पर अभी कर नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कच्चा तेल है, पेट्रोल, डीजल, गैस, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं कच्चे तेल को, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, इनके ऊपर अभी जीएसटी लागू नहीं है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है, प्राकृतिक गैस और विमान टरबाइन ईंधन की पूर्ति पर केंद्रीय कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा जो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए। अभी नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। और इसी से संबंधित घोषित पूर्ति पर विपरीत कर, रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड सप्लाई, इसका क्या अर्थ है कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे वर्ग तय कर सकेगी जिस पर कर का भुगतान ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पूर्ति के संबंध में कर के भुगतान का दायी है। तो इसमें यह रिवर्स चार्ज क्या होता है ये मैंने आपको शुरू में बताया, आगे और आपको बता दिया जाएगा। अब इसमें अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त पूर्ति पर विपरीत कर, रिवर्स चार्ज इफ सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका देखिए क्या प्रावधान है जीएसटी में, इसका क्या प्रावधान बनाया गया है। किसी ऐसे पूर्तिकर्ता द्वारा जो अपंजीकृत है, अनरजिस्टर्ड है, किसी पंजीकृत व्यक्ति को विशिष्ट श्रेणी के माल एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर जिनकी घोषणा सरकार द्वारा परिषद की अनुशंसा पर की जाएगी, सीजीएसटी एवं आईजीएसटी का प्राप्तिकर्ता के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस दशा में इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तिकर्ता पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के भुगतान का दायी है। धारा 9(4) के पूर्व प्रावधानों के स्थान पर 1 फरवरी 2019 से उक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात पुरानी धारा को बदल दिया गया है। और अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर पर कर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, उसकी क्या व्यवस्था देखिए जीएसटी के अंतर्गत। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स हैं, टैक्स से संबंधित जो काम करते हैं, उनके बारे में सरकार
परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा सेवाओं के वर्ग निर्धारित कर सकेगी, जिसकी अंतर्राज्यीय पूर्ति पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है तो उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के भुगतान का दायी है। कौन? ये है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर के बारे में। परंतु यदि कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, जो वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर है, उसका भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, तो कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कर भुगतान करने का दायी होगा। अगर फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है वाणिज्यिक ऑपरेटर जीएसटी वाला, तो उसका प्रतिनिधि जो होगा एजेंट, वो उसकी जगह काम करता हुआ माना जाएगा। परंतु यह और कि कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्य क्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, तो वहाँ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर कर भुगतान के प्रयोजन के लिए कर योग्य राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा अपनी तरफ से। अगर नहीं है, एजेंट भी नहीं है, खुद भी नहीं है, तो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर भुगतान करने का दायी होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जीएसटी के अंतर्गत लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उद्ग्रहण और संग्रहण, किस प्रकार से जीएसटी लगाई जाए और किस प्रकार से टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा, ये इसमें बातें सम्मिलित की गई हैं। कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत इन सब बातों के बारे में बताया गया है। अब ये जो पूर्ति का क्षेत्र है, पूर्ति के बारे में, संयुक्त और मिश्रित पूर्ति के बारे में, ये आपको अगले चैप्टर में समझाया जाएगा। और इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम के बारे में मैंने आपको एक डिटेल्ड नोट आपको भेजा, वो आपने कंपोजिशन स्कीम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा, और किस तरह से पंजीकरण जीएसटी में कराया जाता है, इसके नोट्स भी आपको भेजे पीडीएफ बना करके, तो वो भी आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि किस तरह से आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके अलावा जो कर से छूट देने की जो शक्ति है, वो धारा 11 के अंदर उसमें डिस्कशन किया जाएगा आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और आप जीएसटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये कर का नया ढांचा है, अभी इसको 2-3 साल ही हुए हैं। तो जैसे जैसे इसका समय बीतेगा, इसका विकास होगा, और अपेक्षा की जाती है कि भारत में जीएसटी लागू होने से काफ़ी सरकार को रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है और कर का बहुत अच्छा सरलीकरण हुआ है। शुरू में कुछ इसको लागू करने में दिक्कतें आई थी, जनता का विरोध भी हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को, व्यापारियों को, आम जनता को समझ में आने लग गया है कि जीएसटी वास्तव में ही एक फ़ायदेमंद कर प्रणाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर।